नमस्कार, मैं अभय सर अभय एजुकेशनल क्लासेस में हिंदी विषय के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो क्या था? वर्ड विचार था। वर्ड विचार में हम कुछ शब्दावलियां पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में। जैसे उसमें हम लोग पढ़े थे क्या? ध्वनि के बारे में पढ़े थे, वर्ण के बारे में पढ़े थे, अक्षर के बारे में पढ़े थे और शब्द के बारे में पढ़े थे। यहाँ तक हम पिछली कक्षा में देख चुके हैं। आगे हम इसके आगे आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा में। सबसे पहला आज हम शब्द के बारे में एक बार फिर से चर्चा करेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द की बात करें तो शब्द की जो परिभाषा होगी वो क्या होगी? इसमें लिखिएगा, सार्थक वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसा कि कल भी मैंने बताया था इसको कि सार्थक वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्यों सार्थक वर्ण का प्रयोग किया गया है? देखिए, यहाँ वर्णों का समूह तो होता है, लेकिन कैसे वर्णों का समूह? सार्थक वर्णों का समूह। जैसे मैं आपका कोई भी शब्द ले लीजिए, राम, मोहन, कमल, रावण आदि, ये सभी क्या हैं? शब्द हैं। क्या हैं? शब्द हैं। क्यों हैं? क्योंकि इन सब में जो है एक सार्थक वर्णों का समूह है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ ऐसे मान लिया जाए, ले लिया जाए कि रैम। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी वर्णों का समूह है। यहाँ भी क्या है? वर्णों का समूह है, लेकिन यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, कोई अर्थ नहीं प्रकट हो रहा है, तो इसलिए ये शब्द नहीं हो सकता है। शब्द का सीधे जो परिभाषा है, ये सार्थक वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। मतलब शब्द का एक अर्थ होता है, अपना एक मतलब होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब हम चाहे जो वर्ण रख दें और वो शब्द बन जाएगा। समूह में नहीं, सार्थक वर्णों का समूह होना चाहिए। वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। तो ये आपका शब्द नहीं होगा। मेरे ख्याल से शब्द आप लोग समझ में गए होंगे। नोट करके लिखेंगे, नोट में लिखेंगे, शब्द सार्थक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। यहाँ ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शब्द जो है सार्थक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इससे पहले देखिए, छोटी इकाई के बारे में हम दो चीज़ बात कर चुके हैं कि क्या ध्वनि भी क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और वर्ण भी क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। लेकिन इन तीनों में अंतर क्या है? ये शब्द भी है और क्या है? शब्द भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन इन तीनों में जो मुख्य अंतर है ये क्या है? ध्वनि जो होता है मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है, और वर्ण क्या होता है? लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। और वहीं पे जहाँ शब्द सार्थक रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो इन तीनों में यही अंतर है। छोटी इकाई सभी हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट सभी हैं लैंग्वेज की, लेकिन इन तीनों में जो डिफरेंस है यही है कि ध्वनि क्या है? ओरल फॉर्म में यानी मौखिक रूप से, और वर्ण रिटन फॉर्म में यानी लिखित रूप से, और शब्द जो है सार्थक रूप से। ठीक है, ये आपका हो गया शब्द खत्म। अब अगली हेडिंग जो हमारा होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।
अगले टॉपिक के बारे में हम जो बात करते हैं वो क्या है, वो पद के बारे में बात करते हैं। अभी तक हम किसका, जैसे ध्वनि, वर्ण, अक्षर और शब्द ये पढ़ चुके हैं। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, पद। पद किसे कहते हैं हम, तो देखिएगा, जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वे पद कहलाते हैं। ज़रा ध्यान से समझिएगा कि पद किसे कहते हैं। देखिए, शब्द ही पद है, लेकिन कैसे, किस फॉर्म में, जैसे कोई वाक्य है, मान लीजिए एक सेंटेंस ले लेते हैं। सेंटेंस कौन सा, कोई भी, जैसे मोहन घर जाता है, यह हमारे पास एक सेंटेंस है, एक वाक्य है। अब यहाँ देखिए, मोहन क्या है, एक शब्द है, घर भी क्या है, एक शब्द है, और जाना भी क्या है, एक शब्द है यहाँ पर। लेकिन जब हम शब्दों का, कई सारे देखिएगा, जब शब्दों का हम किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं तो यही क्या कहलाते हैं, ये पद के नाम से जाने जाते हैं। यानी इसी शब्द का ही रूप चेंज हो जाता है, किस नाम से जाने जाते हैं, पद के नाम से जाने जाते हैं। ये क्या कहलाएंगे, ये पद। क्यों कहलाएंगे, क्योंकि इनका जो है वाक्य में प्रयोग हो गया है, इसलिए एक शब्द ना कह करके क्या कहलाएंगे, पद कहलाएंगे। ये आपका हो गया पद। ठीक है, अगला, मेरे ख्याल से आप सभी लोग समझ गए होंगे। अगली हेडिंग जो हमारी है वो है वाक्य, यानी हम सेंटेंस की बात करेंगे। देखिए, वाक्य किसे कहते हैं, ठीक है, वाक्य किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, जिस प्रकार से देखिए वर्णों का, सार्थक वर्णों का जो समूह था वो क्या बना, शब्द बना। तो जाहिर सी बात है कि सार्थक शब्दों के समूह से क्या बनेगा, हमारा वाक्य बनेगा। बिल्कुल, क्या बनेगा, इसकी परिभाषा जो हो जाएगी वो क्या होगी, सार्थक शब्दों के समूह को, सार्थक शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। यहाँ देखिए, सार्थक शब्दों के समूह को, ऐसा नहीं है कि मतलब आप शब्द बोलते जाइए वो वाक्य बन जाएगा, नहीं, इसका भी एक अपना मतलब होना चाहिए, एक अर्थ प्रकट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बस एक ही शब्द मतलब कहते जाएं, कमल 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 ऐसे कहते जाएं, तो उसका कोई वाक्य नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि उसका कोई अर्थ प्रकट नहीं होगा। इसलिए क्या है, सार्थक शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं, जिसका एक अपना अर्थ होता है, एक मतलब होता है। जैसे में आप कह सकते हैं, सीता खाना खाती है। दूसरा आप कह सकते हैं, सोहन विद्यालय जाता है। तीसरा आप कह सकते हैं, माली फूल तोड़ता है। ये 3 सेंटेंस है हमारे पास, 3 वाक्य हैं। देखिएगा क्यों कहा जाता है, पहले वाक्य से क्या हमको पता चला कि सीता खाना खाती है, एक अर्थ निकल रहा है कि यानी सीता जो है वो क्या कर रही है, कौन सा कार्य कर रही है, खाना खाने का कार्य कर रही है। ठीक है, दूसरे वाक्य में हमको क्या पता चलता है कि सोहन विद्यालय जाता है, यानी सोहन का काम क्या है, विद्यालय जाना, यानी वो क्या कर रहा है, विद्यालय जा रहा है। ठीक,
तीसरे वाक्य में हमको क्या पता चला कि माली फूल तोड़ता है, यानी माली क्या कर रहा है, फूल तोड़ने का कार्य कर रहा है, यानी इसका एक अर्थ निकल रहा है। ये जितने सारे शब्द हैं ये क्या है, सार्थक हैं, और इसका ये मिल करके एक सार्थक अर्थ प्रकट कर रहे हैं। तो यही शब्दों का समूह क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, सेंटेंस। और इसी को नोट में लिखेंगे आप कि वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है। वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है। अभी हमने ये सबसे बिगेस्ट यूनिट होती है, क्यों होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यानी सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वो कौन है, सबसे पहला क्या है, ध्वनि है, दूसरा क्या है, वर्ण है, तीसरा क्या है, शब्द है, और चौथा क्या है, वाक्य है। यहाँ पर देखिए ये तीनों स्मॉलेस्ट यूनिट यानी सबसे छोटी इकाई हैं, और वाक्य क्या है, सबसे बड़ी इकाई है भाषा का, किसी भी लैंग्वेज के यही होते हैं। ध्वनि किस रूप में है, मौखिक रूप में, वर्ण किस रूप में है, लिखित रूप में, और शब्द किस रूप में है, सार्थक रूप में, और वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। क्लियर, इतनी बात समझना। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्ज़ाम में, तो कई बच्चे बहुत सारा जो है आंसर इसका गलत करके चले आए थे, तो थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ। इनमें देखिए अंतर क्या है। क्वेश्चन ले लेते हैं, भाषा की लिखित रूप से सबसे छोटी इकाई है। आपके ऑप्शन थे, देखिएगा ऑप्शन थे, ए जो था वो क्या था, ध्वनि था, बी जो था क्या था, वर्ण था, सी जो क्या था आपका शब्द था, और डी जो है आपका क्या था, वाक्य था। अब देखिए कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि भाषा के लिखित रूप से सबसे छोटी इकाई लिखित रूप से सबसे छोटी इकाई है। तो सबसे छोटी इकाई जैसे ही देखा तो क्या बिना देखे सोचे समझे क्या कर दिया, कोई ध्वनि पे तो कोई वर्ण पे तो कोई शब्द पे टिक करके चला रहा है, जबकि ये क्या हो जा रहा है, इसी चक्कर में क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है, ये इस बात पर ध्यान देना भूल जाते हैं बच्चे। क्यों, क्योंकि देखिए पूछा क्या है, ये क्वेश्चन जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम अपना सवाल सही नहीं कर पाएंगे। देखिए भाषा की लिखित रूप से पूछा है, सबसे छोटी इकाई तो पूछा है, लेकिन किस फॉर्म में पूछा है, किस रूप में पूछा है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो किस फॉर्म में, लिखित रूप में पूछा है। तो लिखित यानी लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो कौन सी होती है, वो कौन सा होता है, वर्ड होता है। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हो ले सकते हैं। आगे चर्चा करते हैं हम। अब जो हमारा सबसे मेन टॉपिक है, यहीं से बेस बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है। अब हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है वर्णमाला। किसकी बात करेंगे, वर्णमाला की बात करेंगे। यहाँ पर अंग्रेजी में इसको अल्फ़ाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट बोलते हैं वर्णमाला को। चलिए वर्णमाला, तो सबसे पहले हम तो ये बात करेंगे कि वर्णमाला है क्या, कहते किसे हैं। क्लियर, इसकी परिभाषा की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसको अलग करिए, वर्ण को अलग करिए और माला को अलग करिए। पहले बात समझने की कोशिश करिएगा। माला शब्द से आप सभी लोग परिचित हैं, मेरे ख्याल से माला तो सभी लोग परिचित होंगे। जो बच्चियां गले वगैरह में अपने पहनती हैं उसी को आजकल के तो बच्चे भी पहन रहे हैं माला। तो माला से सभी लोग परिचित हैं, और वर्ण से भी सभी लोग परिचित हो गए, क्योंकि वर्ण के बारे में मैंने बता दिया है इससे पहले वाले क्लास में। तो चलिए देखते हैं कि वर्णमाला कहते किसे हैं। ठीक है,
माला आप देखें, माला कैसे होती है, जैसे फूलों की माला होती है। किसकी होती है? फूलों की माला होती है, मोतियों की माला होती है। माला तो जूतों की भी होती है, हालांकि हम जूतों की नहीं देखेंगे। यहाँ पर देखिएगा, फूलों की माला और मोतियों की माला में क्या, अब आप बताइए, क्या एक फूल अगर जो हमारे पास है तो उससे क्या माला बनाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता। क्या एक मोती से हमारा माला बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता है। कैसे बनेगा? कई सारे हमको फूलों की आवश्यकता पड़ेगी। जब हमारे पास कई सारे फूल होंगे या कई सारी मोतियाँ होंगी, तब हम जाकर के मोतियों की माला या फूलों की माला बना पाएंगे। क्लियर? तो उसी प्रकार से है, क्या है हमारा वर्णमाला। किसी एक वर्ण या अक्षर से माला नहीं बनती है, उसमें भी क्या होंगे? कई सारे वर्ण होंगे। क्या होंगे? कई सारे वर्ण होंगे। ठीक है? तो जिस प्रकार कई सारे फूलों को मिला करके हमारा क्या बनता है? फूलों की माला बनता है, या कई सारे मोतियों को मिला करके क्या बनता है? मोतियों की माला बनती है। उसी प्रकार हमारे कई सारे वर्णों को मिला करके क्या बनता है? वर्णमाला बनता है। क्लियर? ये बात मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए, तो इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि क्या होगा। मेरे ख्याल से वर्णमाला आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इसको परिभाषित करने के लिए लिखिएगा, पूर्व निर्धारित निश्चित क्रम में व्यवस्थित लिखित संपूर्ण ध्वनि चिन्हों का समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। ध्यान देने की बात है। यहाँ पर देखिए, बहुत ही बढ़िया। पूर्व निर्धारित का मतलब पहले से निर्धारित। ऐसा नहीं है कि हम निर्धारित कर रहे हैं या आप कर देंगे, नहीं, ये पहले से ही निर्धारित है, पहले से ही डिफाइन है। क्या कि जो निश्चित क्रम में हो, क्या हो? एक निश्चित क्रम हो उनका, और किस प्रकार से हो? व्यवस्थित रूप में हो, और उनका लिखित संपूर्ण ध्वनि चिन्हों का समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला। आप कह सकते हैं कि कई सारे वर्णों के समूह को जो एक व्यवस्थित क्रम में रखे गए हो या लिखे गए हो, उसी को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो वर्णमाला यानी पूर्व निर्धारित निश्चित क्रम में व्यवस्थित लिखित संपूर्ण ध्वनि चिन्हों का समूह वर्णमाला कहलाता है। यहाँ देखिए, चिन्हों, शुद्ध शब्द जो होता है वो चिन्ह होता है, ना कि चिन्ह होता है। क्लियर? वर्णमाला कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई। वर्णमाला किसे कहते हैं? मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया। अब अगली जो टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला के भेद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? वर्णमाला के भेद। तो आप लोग बताइए कि वर्णमाला के भेद कितने होते हैं। चलिए हम बताते हैं वर्णमाला के। देखिए, आप लिख सकते हैं, वर्णमाला मुख्यतः दो प्रकार के तथा सामान्यतः तीन प्रकार या भेद कह सकते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। यानी
हम क्या बात कर रहे हैं कि वर्णमाला, वर्णमाला के भेद की बात कर रहे हैं। तो वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं या कितने भेद होते हैं? तो मुख्य रूप से 2 होते हैं और सामान्य रूप से 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर जो पहला है वो क्या होता है? स्वर होता है। क्या होता है? स्वर यानी वॉवेल्स। नंबर 2 क्या होता है? व्यंजन होता है। और नंबर 3 आपका क्या होता है? यही दोनों मुख्य रूप है। ये क्या है? मुख्य है। और तीसरा आपका क्या है? आयोग वाह है। तीसरा क्या है आपका? आयोग वाह है। यानी वर्णमाला के कितने भेद होते हैं कुल यदि पूछे तो आप बताएंगे 3 होते हैं। यदि मुख्यतः पूछेगा तो वर्णमाला के कितने भेद होते हैं आप क्या बताएंगे कि 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन होते हैं। लेकिन सामान्यतः यदि पूछेगा तो आप वर्णमाला के 3 भेद बताएंगे। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन और आयोग वाह। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम एक एक पे चर्चा करेंगे कि स्वर किसे कहते हैं, स्वर का वर्गीकरण क्या होता है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, इनकी संख्या क्या है। उसके बाद फिर व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के कितने प्रकार के हैं, इनकी कितनी संख्या है। फिर उसके बाद हमारा लास्ट जो आएगा वो क्या है? आयोग वाह के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम जो चर्चा करेंगे वो किस पे करेंगे? स्वर पे करेंगे। ठीक है, इसके शॉर्ट ले लीजिएगा। सबसे पहली जो हेडिंग आज हमारी होगी वो क्या होगी? स्वर के बारे में पढ़ेंगे। यानी इसको कह सकते हैं वॉवेल्स, अंग्रेजी में स्वर किसे कहते हैं। क्लियर? सबसे पहले तो ये देखेंगे कि स्वर कहते किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है स्वर शब्द की, इसका अर्थ क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। क्लियर? तो चलिए स्वर देखिए, इसकी व्युत्पत्ति की बात कर लेते हैं। तो स्वर शब्द जो है, स्वर शब्द की उत्पत्ति, स्वर शब्द की उत्पत्ति स्वे धातु से हुई है। धातु से हुई है, हुई है, जिसका अर्थ, जिसका अर्थ स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप होता है, स्वतंत्र रूप होता है। देखिएगा, समझिएगा कि स्वर, स्वर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? स्वर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है कि स्वे धातु से हुई है। इसका अर्थ क्या होता है? स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक है, यानी बिल्कुल आज़ाद। ठीक है, स्वतंत्र रूप से इस शब्द का। अब इसकी परिभाषा क्या होता है? यानी इसकी व्युत्पत्ति और उसका अर्थ पता चल गया, इसकी परिभाषा की बात कर सकते हैं। देखिएगा, स्वर की जो परिभाषा होगी वो इसी से पता चलता है कि स्वतंत्र, बिल्कुल जो स्वतंत्र है, बिना किसी बाधा के हो, वही क्या कहलाएगा? स्वर कहलाएगा। देखिएगा, इसे क्या कहेंगे कि वे ध्वनि उच्चारण जिनका मतलब उच्चारण अबाध गति से होता है, यानी जो हम ध्वनि यानी साउंड करते हैं, यानी जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उनका यदि बिना किसी अवरोध के उच्चरित हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? स्वर। यानी जिन वर्णों का, ठीक है, यानी ऐसे वर्णों का उच्चारण जो बिना किसी अवरोध के उत्पन्न हो जाए वो क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है। यानी ये साधारण भाषा में हो गई। इसकी यदि परिभाषा की बात करेंगे तो परिभाषा लिखिएगा आप लोग, क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण अबाध गति से हो, उसे स्वर कहते हैं। इतनी बात समझिएगा।
यानी जिन वर्णों का उच्चारण क्या हो अबाध गति से, अबाध का मतलब बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के यदि गति से हो उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के या बिना किसी बाधा के उत्पन्न हो जाए, उच्चरित हो जाए, उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक है, ये क्या कहते हैं, या इसकी एक परिभाषा और आप लिख सकते हैं, ये नंबर 1 है। नंबर 2 लिख सकते हैं कि वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी बाधा के, बिना किसी बाधा के बाहर निकल जाती है, बाहर निकल जाती है अर्थात मुखांग कहीं भी स्पर्श नहीं करते हैं, इन ध्वनियों को क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी लोग। यानी वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी बाधा के बाहर निकल जाती है, अर्थात मुखांग कहीं भी स्पर्श नहीं करते, इन ध्वनियों को स्वर कहते हैं। यहाँ देखिए मुखांग शब्द आया है, तो मुखांग कहीं भी स्पर्श नहीं करते, यानी मुखांग, अभी हम आपको आगे समझाएंगे कि क्या होता है मुखांग। स्पर्श मतलब छूते नहीं है, यानी टच नहीं करते, तो इन ध्वनियों को ही क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। देखिएगा हमारा जो मुखांग है, जब जैसे देखिएगा ये उल्टे यू आकार का बनता है। यहाँ देखिए ये हमारा गला है, यानी इसे बोलते हैं कंठ। क्या बोलते हैं, कंठ होता है। यहाँ ऊपर तालव्य होता, ताल कहते हैं जिसको। ठीक है, क्या होता है, ताल होता है। उसके बाद इसके नीचे क्या होता है, मूर्धा होता है। इसके नीचे क्या होता है, ये दंत होता है। और इसके नीचे क्या होता है, ओष्ठ होता है। क्या होता है, ओष्ठ होता है। और ये हमारी जिह्वा होती है। क्या होती है, जिह्वा होती है। क्लियर, आप लोग समझ पा रहे हैं। समझिएगा कि मतलब जो ध्वनि, यानी जिन वर्णों का, यानी जिन ध्वनियों का हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, कुछ बोलते हैं, वो क्या कहलाते हैं, यानी इनमें से किसी को स्पर्श ना करे, चाहे वो कंठ हो, तालु हो, मूर्धा हो, दंत हो, ओष्ठ हो, ये क्या कहलाते हैं, मुखांग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मुखांग कहलाते हैं। यही क्या कहलाते हैं, मुखांग या मुख अवयव कहलाते हैं, या क्या कहलाते हैं, मुख अवयव भी इसे को कहते हैं। ठीक है, ये जो मुखांग हैं, ये क्या है, जो मुखांग है,
इनमें बिना स्पर्श हुए यदि ध्वनि उच्चरित हो जाए तो वही ध्वनि क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। यानी अब देखिएगा, जैसे हिंदी में जो स्वर होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 11 होते हैं। जैसे अ, आ, अब इनमें से कोई भी स्वर मतलब अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये आपके दिखेगा 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। ठीक है, ये आपके स्वर हो गए। इनमें से किसी का भी उच्चारण यदि आप करेंगे, प्रोनाउंसिएशन यदि आप करेंगे, तो इन मुखांगों में कहीं भी ये वर्ण स्पर्श नहीं होंगे। सीधे सीधे मुख हवा की तरफ बिल्कुल बाहर, बिना किसी को टच किए क्या निकल जाएंगे? बाहर निकल जाए। बोल करके देखिए अ जैसे ही आप बोले हैं यहाँ गले से निकल करके सीधे मुंह के बाहर, ना तो तालव्य को टच कर रही है, ना दंत को, ना ओष्ठ को, मुंह खुला रह जा रहा है, यानी किसी भी मुखांग को ये स्पर्श नहीं करते हैं। इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा कि स्वर किसे कहते हैं। यानी बिना किसी बाधा के, और बिना किसी बाधा के या बिना किसी की सहायता से बोले गए वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। क्लियर? इनकी संख्या की बात कर लेते हैं। आप लिख सकते हैं हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 11 स्वर होते हैं और कौन कौन से होते हैं? अ है, आ है, ई है, ई है, उ है, ऊ है, रि है, ए है, ऐ है, ओ है और औ है। ठीक है, ये आपके 11 स्वर हो गए। कुल हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी? यदि आपसे कोई पूछेगा कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है तो कितना बताएंगे आप सभी लोग? 11 है। कितने स्वर हैं? 11 स्वर होते हैं। क्लियर? अगली हेडिंग है, यहाँ देखिए, देवनागरी लिपि में और संस्कृत भाषा की यदि बात करें, देवनागरी लिपि में और संस्कृत भाषा में कुल 13 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 13 स्वर होते हैं। इसमें 2 और बढ़ जाते हैं। कौन कौन से? एक तो दीर्घ री है। क्या है? एक तो दीर्घ री है और दूसरा क्या है? री है। ये संस्कृत भाषा और देवनागरी लिपि में भी ये क्या है? ये 2, यानी दीर्घ री भी हो जाता है। हमारे हिंदी भाषा में दीर्घ री का प्रयोग नहीं किया जाता और री का भी प्रयोग नहीं किया जाता। इसलिए क्या होता है, ये हमारी हिंदी भाषा में केवल 11 स्वर होते हैं और संस्कृत और देवनागरी लिपि में कितने स्वर होते हैं? कुल 13 स्वर होते हैं। यानी 11 और प्लस ये 2, टोटल कितने होंगे? ये 13। यानी देवनागरी लिपि और संस्कृत भाषा में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। कितनी होती है? 13। तो यदि आपसे कोई पूछेगा कि कुल स्वरों की संख्या हिंदी में कितनी होती है तो 11, या संस्कृत में पूछेगा तो कितने होते हैं? 13, या देवनागरी लिपि की बात करेगा तो भी कितने होते हैं? 13 होते हैं। ठीक है, एक बात और लिखिएगा, सबसे पहले इसे मिटाते हैं। मेरे ख्याल से आप सबको यहाँ पर समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अगली जो हेडिंग है हमारा, वो क्या पढ़ेंगे हम? स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। तो आज बस इतना ही आज के लिए। इस पे हम कल चर्चा करेंगे और इस पे पूरा डीपली पढ़ाएंगे, बाकायदा इस पे चर्चा किया जाएगा। ये कल के लिए छोड़ देते हैं। तो आज के लिए बस इतना है। आप सभी के लिए नमस्कार।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।